तो आज हम AWS के एक नए लेक्चर को डिस्कस करने लगे हैं और हमारे लेक्चर मतलब टॉपिक का नाम है AWS परचेजिंग ऑप्शंस कि कौन कौन से तरीके हैं जो जिसमें हम AWS की जो डिफरेंट EC2 इंस्टेंसेस हैं उनको किन किन तरीक़ों से हम परचेज कर सकते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्टिफिकेशंस में सर्टिफिकेशन जब आप करते हैं AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट की, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसमें आपको डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स से आप लोगों को जज किया जाता है। तो आज वाला लेक्चर आप लोगों ने ज़रूर देखना है, एंड तक देखना है। और ये हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाए, लेकिन ये है कि आप लोगों ने इसको पूरा देखना है और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी जो कि आप लोगों को आगे हेल्प करेंगे सर्टिफिकेशंस को क्लियर करने में। तो हम अपना AWS परचेजिंग ऑप्शंस का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास AWS परचेजिंग ऑप्शन में हमारे पास 6 डिफरेंट वेज हैं जिनसे हम परचेजिंग कर सकते हैं EC2 इंस्टेंसेस की। अब यहाँ पर सबसे पहले है ऑन डिमांड इंस्टेंसेस, नंबर 2 है स्पॉट इंस्टेंसेस, नंबर 3 है डेडिकेटेड होस्ट्स और नंबर 4 है डेडिकेटेड इंस्टेंसेस, सेविंग प्लान्स एंड रिजर्व इंस्टेंसेस नंबर 5। अब इसमें यह है कि ये दोनों आप लोगों को दोनों नाम कहीं ना कहीं मिलेंगे, मतलब सेविंग प्लान्स कहीं यूज़ करेंगे, कहीं रिजर्व इंस्टेंसेस। तो ये दोनों का आप लोगों को याद होना चाहिए कि दोनों सेम है। उसके बाद स्केड्यूल्ड रिजर्व इंस्टेंसेस, अब हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वन लाइन ओवरव्यू दे दूं कि ऑन डिमांड इंस्टेंसेस में ये होता है कि ऐसे इंस्टेंसेस जिनको आपने मतलब जो आप उसके लिए यूज़ करते हैं टेस्टिंग पर्पज वगैरह के लिए, जैसे कि T2.micro जो है उसकी जो परचेजिंग जो आप करते हैं वो ऑन डिमांड होती है कि आप लोगों ने जितना उसको यूज़ किया है आप लोगों को उतना पे करना पड़ता है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट बिलिंग के मेथड कह लें उसको कि हम उसको मतलब और के मतलब घंटे के हिसाब से भी दे सकते हैं और 22 सेकंड भी दे सकते हैं, लेकिन वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि किस किस में आप किस EC2 इंस्टेंस में ऑर्स की फैसिलिटी है कि इतने ऑर्स अगर आपने यूज़ किया तो आप उसमें बाय ऑर्स पे कर सकते हैं, और लाइनक्स के इंस्टेंसेस होते हैं जिनमें हम बाय सेकंड भी पे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टेस्टिंग पर्पज वगैरह के लिए जो इंस्टेंसेस और यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया T2.micro मतलब T2 की जो सीरीज़ है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास ऑन डिमांड इंस्टेंसेस यूज़ होते हैं और इसके ज़रिए हम उसकी परचेजिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्पॉट इंस्टेंसेस। स्पॉट इंस्टेंसेस ये है कि AWS ने जो ऐसे इंस्टेंसेस ऐसे EC2 इंस्टेंसेस जो कि मतलब कि अनयूज्ड हैं और मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका AWS के लिए वो इतने ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक जगह पे पूल अप कर दिया है उन सारे EC2 इंस्टेंसेस को, उनकी कंप्यूट को, उनकी स्टोरेज को। तो वो उसमें से आप लोगों को EC2 इंस्टेंस की अलॉटमेंट करते हैं। तो उन इंस्टेंसेस को जो अगर आप उन इंस्टेंसेस को खरीदते हैं तो उनकी जो बिलिंग होती है वो स्पॉट इंस्टेंसेस के ज़रिए होती है। ये लिटिल बिट वो होती है मतलब थोड़े सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट होती है वो ऑन डिमांड इंस्टेंसेस की होती है कि इनकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है। उसके बाद हमारे पास ये आते हैं डेडिकेटेड होस्ट्स एंड डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। इसमें क्या होता है कि हमें बेयर मेटल प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि अगर हम इंस्टेंसेस लेंगे तो हमें एक ये डेडिकेटेड इंस्टेंस होगा जिसपे आप अपनी मर्जी से वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। होस्ट में क्या होगा कि वो पूरा का पूरा सर्वर आपको बेयर मेटल सर्वर आपको दे देंगे, आप उसमें अपना OS रन कर सकते हैं। इनका अब यहाँ पर ये मैंने लिखे हैं 1 2, मतलब ये जो ऑन डिमांड इंस्टेंसेस और स्पॉट इंस्टेंसेस ये हमारे पास दो परचेजिंग ऑप्शन हो गए। लेकिन ये जो डेडिकेटेड होस्ट और डेडिकेटेड इंस्टेंसेस है ये परचेजिंग ऑप्शन नहीं हम कह सकते, क्योंकि इनकी जो परचेजिंग होती है वो हमारी ऑन डिमांड इंस्टेंसेस के तरह होती है। जिस तरह से इनकी होती है इसी तरह हमारी डेडिकेटेड होस्ट और डेडिकेटेड इंस्टेंसेस की होती है। मतलब ये कि आप लोगों का अभी हम इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास इसमें बेयर मेटल प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेविंग प्लान्स जो कि रिजर्व इंस्टेंसेस कहलाते हैं। सेविंग प्लान में क्या होता है कि हमारे पास 1 ईयर या 3 ईयर की एग्रीमेंट करना पड़ता है, जिसमें कि आप के EC2 इंस्टेंस आप लेते हैं और उसका एग्रीमेंट ये होता है कि आपने 1 साल या 3 साल के लिए आपने इसको यूज़ करना है। तो उसकी आपको कॉस्ट मतलब कि आप इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप उसको एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं या आप उसको ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ दैट EC2 इंस्टेंस आप उसको पे कर सकते हैं अमेजोन को। उसके बाद आते हैं हमारे पास कैजुअल रिजर्व इंस्टेंसेस।
जैसे कि नाम शो कर रहा है कि स्केजुअल, मतलब कि जब फॉर एग्जांपल कि स्केजुअल में क्या हो कि आपकी कंपनी है, आपको मतलब कि 9 to 5 अगर आपकी कंपनी ओपन रहती है तो आप ऐसे सर्वर ले लें जो कि 9 to 5 ही रन हो, तो वो मतलब कि डेली 9 to 5 ही रन होंगे, उसके बाद खुद ब खुद ऑफ हो जाएंगे और फिर 9 to 5 अगले दिन दोबारा वो ऑन हो जाएंगे। मतलब कि इसमें क्या है कि आपका जो चार्ज होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ 9 to 5 का होगा, जिसमें आप जिस जो टाइम आप सेट करेंगे, जो स्केड्यूल आप सेट करेंगे, तो आपको सिर्फ उसी का पे करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है सैटरडे संडे ऑफ रहती है, तो आप सैटरडे संडे के डेज को निकाल देंगे और मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 आप उसको सेट करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसको उसका पे करना पड़ेगा। तो अभी हमने इनका शॉर्ट सा रिव्यू देख लिया, तो अब हम ऑन डिमांड इंस्टेंसेस को हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपने सबसे पहली टाइप ऑफ परचेजिंग ऑप्शन, जो कि है हमारी ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। ऑन डिमांड इंस्टेंसेस में यह है कि पे फॉर द कंप्यूट कैपेसिटी बाय द और बाय सेकंड डिपेंडिंग ऑन विच इंस्टेंसेस यू रन। अब यहाँ पर क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूट कैपेसिटी के लिए पे करना पड़ता है, कंप्यूट कैपेसिटी, और साथ में हमारे पास स्टोरेज भी आ जाती है कि जो आप जब आप EC2 इंस्टेंस बनाते हैं तो उसके साथ जो EBS या जो इंस्टेंस स्टोर लगा होता है, जो मतलब कि जब आप रन कर EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो ये उसके अब हम ये लैब भी करेंगे। काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं कि लैब्स कब से स्टार्ट होंगी, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लैब की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि जो लैब है वो मतलब कि ऐसा इतना मुश्किल नहीं होता लैब को करना ना। जो मेन चीज़ होती है वो होता है हमारा टॉपिक, कि टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको सबसे पहले ज़रूरी होना चाहिए कि आपको वो पता होना चाहिए। जब आप लोगों को ये पता होंगे कि परचेजिंग ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो जब आप वहाँ पे जाके उसके AWS की कंसोल में जाके जब आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो आप लोगों को सारी चीज़ें आराम से पता होंगी कि कौन किस जगह पे मैंने क्लिक करना है, और जो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ इसका क्या मकसद है, कि इसका क्या काम, असल पर्पज़ क्या है उस चीज़ का। तो लैब इससे अगली जो टॉपिक होगा वो हम अपना लैब का ही करेंगे। तो इसमें क्या था कि हम कंप्यूटर कैपेसिटी के लिए पे करना होता है इसमें बाय द और हमारे लिए विंडोज़ के लिए कि जो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सर्वर्स या ऐसे EC2 इंस्टेंसेस जिनमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उनमें हम बाय द और पे करेंगे। जबकि लाइनक्स की जो इंस्टेंसेस हैं लिनक्स के, उसमें बाय द सेकंड हम पे करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमने चलाई है कोई एक EC2 इंस्टेंस 3 घंटे 15 मिनट चलाई है, तो हमें 3 घंटे बाय द और है तो हमें 4 घंटे के लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट के लिए पे करना पड़ेगा। मतलब अगर हम सेकंड में भी लेके जाएं तो ये सेकंड में भी चल जाएगा। वैसे AWS ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में यही शो किया हुआ है कि वो बाय द सेकंड बाय द मिनट तक चले गए हैं, लेकिन यह कि अमूमन जो हमारे पास जो बिलिंग हो रही होती है वो बाय द और हो रही होती है, क्योंकि हम उसमें हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद ये कि यू हैव फुल कंट्रोल ओवर इट्स लाइफ साइकिल। अब ये लाइफ साइकिल का एक आगे पूरे टॉपिक आएगा, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि क्या लाइफ साइकिल कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें इस ऑन डिमांड इंस्टेंसेस में हमें फुल कंट्रोल होता है लाइफ साइकिल पे, कि हम उसके लाइफ साइकिल मैनेजर को अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है यू डिसाइड व्हेन टू लॉन्च, मतलब कब आपने लॉन्च करनी है। स्टॉप, मतलब आप स्टॉप कर सकते हैं। हाइबरनेट, आप अपनी मर्जी से उसको हाइबरनेट कर सकते हैं। स्टार्ट, मतलब कि जब आपने EC2 इंस्टेंस को चाहे स्टॉप स्टार्ट वगैरह कर सकते हैं। रीबूट और टर्मिनेट, आप उसको टर्मिनेट वगैरह अपनी मर्जी से जब चाहें कर सकते हैं। प्राइसिंग स्टार्ट्स व्हेन एन EC2 इंस्टेंस इज लॉन्च्ड टिल इट्स टर्मिनेशन और स्टॉप। अब यहाँ पर ये मेन पॉइंट है कि इसकी प्राइसिंग जो स्टार्ट होती है जैसे ही आप EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं, तो उसकी जो प्राइस है, जो उसको हम कह सकते हैं बिलिंग जो है वो उसकी स्टार्ट हो जाती है, और उस वक्त तक होती है जब तक हम उसको टर्मिनेट ना कर दें। जब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा उसकी बिलिंग उसका मतलब कि आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे और उसकी बिलिंग होती रहेगी। हाँ, जब आप उसको स्टॉप कर देते हैं EC2 इंस्टेंस को, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बिलिंग EC2 इंस्टेंस की नहीं होती, बल्कि जो उसके साथ स्टोरेज अटैच है उसकी आपको पे करना पड़ता है। वो भी माइनर से कॉस्ट होती है जो कि आपको पे करनी पड़ती है, लेकिन यह कि आपको उसमें भी चार्ज हो रहा होता है। जब तक आप EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट ना कर दें, तो उस वक्त तक आपको चार्ज हो रहा होता है। एक और चीज़ यहाँ पे है कि जब आप लैब हम करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जब हम EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देते हैं,
तो वो जल्दी से रिमूव नहीं होता उसकी कंसोल से। लेकिन आप लोगों ने उसमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि EC2 इंस्टेंस को जब हम टर्मिनेट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 1 घंटा लेता है उसको कंसोल से रिमूव करने में। तो लेकिन यह है कि जैसे आप टर्मिनेट कर देते हैं तो उसकी बिलिंग बंद हो जाती है। ये नहीं है कि 1 घंटे बाद जब EC2 इंस्टेंस है वो खत्म होगा तब तक आपको बिलिंग होगी, नहीं, जैसे ही आप उसको टर्मिनेट करेंगे तो उसकी बिलिंग रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। नो अपफ्रंट पेमेंट एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मतलब कि ना तो ऑन डिमांड इंस्टेंस में आपको अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ती है। अपफ्रंट से मुराद ये है कि एडवांस पेमेंट से मुराद ये है कि जब आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसकी एक कॉस्ट आपको शो हो रही होती है, लेकिन जब आप क्रिएट कर लेते हैं EC2 इंस्टेंस तो वो आपको कॉस्ट उसी वक्त नहीं पड़ जाती, मतलब कि आपको एडवांस में वो पेमेंट नहीं पे करना पड़ती, बल्कि जितना आप उसको यूज़ करते हैं EC2 इंस्टेंस को, आपको उसके बाद उसकी पेमेंट करना पड़ती है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास अपफ्रंट पेमेंट भी नहीं है और नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मतलब कि जैसे कि हम पहले डिस्कस करके आ चुके थे कि हमारे पास जो सेविंग प्लान्स हैं जिसको हम रिजर्व इंस्टेंसेस कहते हैं, उसमें 1 ईयर और 3 ईयर की कमिटमेंट होती है कि आपने एक एग्रीमेंट करना होता है कि 1 साल और 3 साल का, कि इतने साल के लिए हम ये EC2 इंस्टेंस को यूज़ करेंगे, और उस हिसाब से उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। लेकिन यह है कि इसमें हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है, मतलब कि ऐसी यूज़ केसेस जिसमें आप लोगों को स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको इंस्टेंसेस चाहिए हो तो आप ऑन डिमांड इंस्टेंसेस परचेजिंग ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है इट फ्रीज यू फ्रॉम द कॉस्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्लानिंग, परचेजिंग एंड मेंटेनिंग हार्डवेयर, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जब आप ऑन डिमांड इंस्टेंसेस को यूज़ करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो कि जितना आपने EC2 इंस्टेंस जितनी देर आपने उसको यूज़ किया आपको उसका पे करना पड़ता है, और आपको एडवांस पेमेंट नहीं करना पड़ती, जितना आप पहले यूज़ कर लेते हैं उसके बाद उसकी पेमेंट आपको करना पड़ती है। और रास्ते में प्लानिंग, परचेजिंग और जो हार्डवेयर का मेंटेनेंस है वो उसकी सारी जो सरदर्द है वो ख़त्म हो जाती है। एप्लीकेशन दैट आर डेवलप्ड और टेस्टेड ऑन Amazon EC2 इंस्टेंस फॉर फर्स्ट टाइम, अब ये इसका हम कह सकते हैं कि यूज़ कैसे है कि जब आप लोगों ने कोई एप्लीकेशंस वगैरह या डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने होते हैं तो उसको सबसे पहले हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जब हम इसको अपने रियल टाइम एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करेंगे। तो उन सॉफ्टवेयर या उन जो एप्लीकेशन है उनको डिप्लॉय करने के लिए आप लोगों को जो EC2 इंस्टेंस यूज़ करते हैं उसके लिए फिर बेहतर यह है कि जो AWS आप लोगों को रिकमेंड करता है कि आप ऑन डिमांड इंस्टेंसेस को यूज़ करें। उसके बाद है कि एप्लीकेशन विद शॉर्ट टर्म, स्पाइकी एंड अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड्स दैट कैन नॉट बी इंटरप्टेड, मतलब कि ऐसे हमारे यूज़ केसेस जिसमें हमें मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस की ज़रूरत पड़े तो आप ऑन डिमांड इंस्टेंस को यूज़ करते हैं। स्पाइकी से और अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड से मुराद ये है कि आप लोगों को नहीं पता कि कितनी उसकी CPU परफॉर्मेंस जा सकती है, कि कितना उसका वर्कलोड है, मतलब कि आप लोगों को उसमें आइडिया नहीं है, मतलब कि जैसे आप न्यू एप्लीकेशन या न्यू सॉफ्टवेयर जब आप डिप्लॉय करते हैं तो आपको उसके बारे में फेमिलियरिटी नहीं होती। तो इस तरह के यूज़ केसेस में आप लोगों को जहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड हो तो वहाँ पर आप ऑन डिमांड EC2 इंस्टेंसेस यूज़ कर सकते हैं। इनकी कॉस्ट दूसरों के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन यह कि ये हमारे पास ना तो इसमें अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ती है और ना हमें इसमें कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना पड़ती है। तो जैसे कि हम T2.micro है तो वो हमारी ऑन डिमांड इंस्टेंसेस पे यूज़ होती है, मतलब ये कि जब आप लैब्स वगैरह करेंगे तो फ्री टियर पे जो हमें मिलता है T2.micro तो वो ऑन डिमांड इंस्टेंसेस इस वाले परचेजिंग ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट जो परचेजिंग ऑप्शन है उसका हम डिस्कस करते हैं। अब हम अपनी नई टाइप ऑफ परचेजिंग ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, वो है हमारी स्पॉट इंस्टेंसेस। स्पॉट इंस्टेंसेस में क्या होता है कि गिव्स एन एडवांटेज ऑफ एन अनयूज्ड EC2 कैपेसिटी इन AWS क्लाउड, मतलब ये कि इसमें जो भी Amazon ने क्या किया हुआ है कि EC2 इंस्टेंसेस जो कि मतलब कि यूज़ नहीं होते उनकी कैपेसिटी, उनकी कंप्यूट कैपेसिटी, उनकी स्टोरेज, उनकी मेमोरी को एक जगह पे पूल किया हुआ है और उसमें से वो EC2 इंस्टेंस आपको देता है अगर आपने स्पॉट इंस्टेंसेस परचेजिंग ऑप्शन चूज़ किया हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि एक तो ये सबसे ज़्यादा सस्ते होते हैं इसमें एज़ कम्पेयर टू ऑन डिमांड इंस्टेंसेस, के
दे आर अवेलेबल अप टू 90% डिस्काउंट कंपेयर टू ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। क्योंकि एक तो ये कि ये यूज़ नहीं हो रहे होते, तो अमेजोन क्या करता है कि इनको कम रेट पे इनको सेल करने लग जाता है। कि अगर इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, अब बहुत सारे बच्चे आते हैं, 4-4 साल की डिग्री जो होती है, तो उसमें वो लोग हॉस्टल परचेज कर लेते हैं। अब जब गर्मी की छुट्टियां होती है तो हॉस्टल का जो भी ऑनर है वो क्या करेगा कि अब तो सारे लड़के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने चले गए हैं, तो अब उसमें क्या होगा कि वो हॉस्टल खाली हो गया। अब वो बजाय कि उसका नुकसान हो उसको जिसमें कि हॉस्टल में कोई नहीं आ रहा, कोई मतलब कि खाली पड़ा है हॉस्टल, तो वो क्या करता है कि उसका रेट डाउन कर देता है और कहता है कि मैं अब इसको डाउन पे सेल कर रहा हूँ कि जिसने आके रहना है कम प्राइस पे आके रह सकता है। तो उसमें क्या हुआ कि वो अब जो लोग आएंगे वो क्या आएंगे कि कम रेट वाले हॉस्टल में उसमें रहेंगे। अब लेकिन जब गर्मी की छुट्टियां खत्म होती हैं और वो मेन स्टूडेंट्स जिनके लिए उन्होंने हॉस्टल रखा होता है, अगर वो आते हैं और वो क्लेम कर देंगे हमें ये वाला हॉस्टल चाहिए, तो वो जिस बंदे को उन्होंने पहले दिया हुआ था सस्ते रेट पे, तो वो उससे ले लिया जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने उसके एक्चुअल प्राइस पे उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस पे उसको दिया था। लेकिन अब उनका असल जो हकदार है, हम कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स से वो लोग वापस आ गए हैं, तो उनको फिर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे है कि जब आप स्पॉट इंस्टेंस में कोई ईसी टू इंस्टेंस खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक तो मतलब कि डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाती है। दूसरा ये कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे एक पॉइंट लिखा भी हुआ है कि प्लेस अ बिड ऑन इंस्टेंस प्राइस इफ इंस्टेंस इज अवेलेबल अंडर बिड प्राइस, इंस्टेंस इज एलोकेटेड, इफ प्राइस गोज अबव इंस्टेंस इज रिक्लेम्ड बाय AWS। इसमें क्या होता है कि आप इसमें एक बोली भी लगा सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लें कि एक इंस्टेंस है वो $100 का है और एक्चुअल जो प्राइस है उसकी $100 है, लेकिन जो स्पॉट इंस्टेंसेस में मतलब कि वो अनयूज्ड ईजी टू इंस्टेंस है और उसकी उन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस करके उन्होंने उसको $10 का कर दिया, मतलब 90% डिस्काउंट से वो $10 पे आ गया। अब वो जो इंस्टीट्यूट इंस्टेंस है वो आपको $10 में दे देता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसमें बोली लगाते हैं कि अगर ये इंस्टेंस $5 पे आ जाता है तो ये मुझे एलोकेट कर दें। तो अगर वो इसी टू इंस्टेंस $5 पे आ जाएगा तो वो आपको खुद ब खुद एलोकेट हो जाएगा, और उसके बाद जब तक वो $5 पे रहेगा वो आपके पास ही रहेगा। लेकिन जैसे ही और फिर आप उसमें लिमिट सेट कर सकते हैं कि $5 से $15 तक अगर रहे तो वो मेरे पास इसी टू इंस्टेंस है, लेकिन अगर जैसे $15 से वो ऊपर चला जाता है तो वो मतलब कि डिसएलोकेट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि अगर प्राइस उसकी अबव हो जाए, मतलब जो लिमिट आपने सेट की है $5 से $15, अगर उससे अप हो जाती है प्राइस, तो वो क्या हो जाएगा कि AWS उसको रिक्लेम कर लेगा, मतलब वो अपने पास ले लेगा और आपसे वो इंस्टीट्यूट इंस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट था जो कि आप लोगों को याद रखना है कि स्पॉट इंस्टेंसेस में ये होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ यूज केसेस हैं, यूज फॉर वेरियस स्टेटलेस फॉल्ट टॉलरेंस फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन सच एज बिग डाटा CI/CD वेब सर्वर। ये डिफरेंट यूज केसेस हैं जिनमें हम इसको यूज कर सकते हैं। एक और मेन यहाँ पर गुड फॉर एप्लीकेशन दैट कैन बी इंटरप्टेड बैच जॉब्स एंड बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, मतलब ऐसे एप्लीकेशंस जहाँ पर आपकी इंटरप्शन अगर हो भी जाए तो आपको मतलब ज़्यादा मसला नहीं होगा, मतलब जैसे कि हमारे पास बैच जॉब्स आ जाती हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग हो जाती हैं। तो इसमें क्या है कि अगर इंटरप्शन आ भी जाती है, जैसे हमने ऑन डिमांड इंस्टेंसेस में देखा था, तो उधर इंटरप्ट हमें मतलब कि हम उसको बियर नहीं कर सकते कि ऐसे केसेस वहाँ पर थे जहाँ पर इंटरप्ट हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर इंटरप्ट ऐसी एप्लीकेशन जिनमें इंटरप्ट आ भी जाए तो कोई मसला नहीं होगा। तो ऐसी इंस्टेंसेस में हम स्पॉट इंस्टेंसेस ऐसे EC2 इंस्टेंसेस को परचेज करने के लिए हम स्पॉट इंस्टेंसेस का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद स्पॉट EC2 इंस्टेंसेस कैन इजीली कंबाइन विद ऑन डिमांड एंड सेविंग प्लान इंस्टेंसेस, मतलब कि ऑन डिमांड हम डिस्कस कर चुके हैं, सेविंग प्लान इंस्टेंसेस ये आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि ये हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, मतलब स्पॉट इंस्टेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं दूसरे परचेजिंग ऑप्शंस के साथ भी। अब यहाँ पर इसमें एक पॉइंट ये और है मेन, उसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक EC2 इंस्टेंस स्पॉट इंस्टेंसेस में खरीद लिया है, अब वो डिस्काउंटेड प्राइस में आपको एलोकेट हो गया है, लेकिन अब वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल AWS के पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जो कहता है कि मुझे यही EC2 इंस्टेंस ऑन डिमांड में चाहिए, या सेविंग प्लान का जो ये परचेजिंग मॉडल मुझे उसमें चाहिए ये वाला EC2 इंस्टेंस,
तो AWS क्या करेगा कि वो आपसे डिसएलोकेट कर लेगा, मतलब कि आपसे रिक्लेम कर लेगा AWS का वो EC2 इंस्टेंस को रिक्लेम कर लेगा, मतलब कि आपसे हट गया और डिसएलोकेट हो गया, और वो उसको एलोकेट कर देगा जिसने उसको ऑन डिमांड ये सेविंग प्लान में मांगा था, क्योंकि अब ऑन डिमांड में उसको उसकी एक्चुअल प्राइस देनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल उसकी एक्चुअल $100 थी तो उसको $100 देनी पड़ेगी, लेकिन जो आपको मिल रहा था वो $5 में मिल रहा था, तो आपसे वो डिसएलोकेट कर देगा, क्योंकि वो उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी उसमें आपको नहीं दिया हुआ था। तो उसमें इन्होंने पहले ये टर्म्स एंड कंडीशन बता दी हुई हैं कि अगर आपने स्पॉट इंस्टेंसेस में कोई EC2 इंस्टेंस ले लिया है तो उसमें यह होगा कि जैसे ही उसकी प्राइस अबव हो जाएगी जो आपने बिड लगाया है एक, और दूसरा ये कि अगर कोई और कस्टमर आता है और वो दूसरे परचेजिंग मॉडल से उसको परचेज करना चाहता है तो हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे बजाय आपके। ऑप्शन ऑफ हाइबरनेट, इसमें हम हाइबरनेट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं इंस्टेंसेस को। When EC2 reclaims the capacity back with the 2 minutes of notice, मतलब अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने दो केसेस पढ़े कि या तो मतलब कि आपने जो रेंज डिफाइन की थी बिड के लिए, या तो उससे ऊपर चले जाएगी EC2 इंस्टेंस तो वो आपसे रिक्लेम कर लेगा AWS। दूसरी बात ये कि जब आपने उसको स्पॉट इंस्टेंसेस में लिया लेकिन कोई और कस्टमर आता है वो उसको किसी और परचेजिंग मॉडल के जरिए उसको परचेज करना चाहता है उस EC2 इंस्टेंस को, तो AWS क्या करेगा, वो आपसे रिक्लेम कर लेगा। अब ये दो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, और रिक्लेम करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स का टाइम देगा। अब आप देख लें कि ये मैंने रेड से इसीलिए लिखा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि 2 मिनट्स का सिर्फ इंटरवल मतलब कि आपको टाइम मिलेगा कि अगर आप इतनी देर में आप अपनी चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं, उनकी कॉपी बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना फिर ये आपसे ले लिया जाएगा और इसकी कोई आपके पास मतलब कि स्टोरेज भी नहीं मिलेगी ना आपको कुछ भी, मतलब कि सारा डाटा लॉस हो जाएगा। उसके बाद ये कि जब हम स्टॉप करते हैं तो जो मेमोरी में उसका डाटा है वो लॉस हो जाता है, जबकि हाइबरनेट में वो मेमोरी का डाटा उसमें सेव रहता है। तो ये था स्पॉट इंस्टेंसेस। अब हम इसकी AWS परचेजिंग ऑप्शन में एक नेक्स्ट परचेजिंग ऑप्शन को डिस्कस करते हैं।